अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके घर में भी सब ठीक होगा। आज ये है हमारी पेपर 1 की बुक नंबर 2 फार्माकोग्नोसी। आइए फार्माकोग्नोसी को पढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था, फिर हमने एलर्जी को पढ़ा था। एलर्जी के बाद जो है हमने पढ़ा कि एंटीजेंस क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। फिर ये एंटीजेंस के आने से कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, उस एंटीबॉडीज़ के प्रोड्यूस होने से फिर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और कौन कौन से ऐसे मीडिएटर्स हैं जो ये सिम्टम्स कॉज करवाते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने एक चार्ट पढ़ा था जिसमें एनाफ्लैक्सिस जितने भी हैं, टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 एंड उसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं, डिसऑर्डर्स क्या हैं, मीडिएटर्स क्या हैं, ये सारे हमने बारी बारी पढ़े थे। उसके बाद हमने फिर मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी को भी पढ़ा था। डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी हमने पढ़ी कि हमने डायग्नोज कैसे करना है, इसके टेस्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्किन टेस्ट है, नंबर 2 पैच टेस्ट है, नंबर 3 इंट्राडर्मल टेस्ट है। ये टेस्ट कैसे होंगे, फिर ब्लड टेस्टिंग कैसे होगी, और एट द एंड लास्ट पे हमने पढ़ दी द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। जो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी है ये 3 टाइप्स की है। सबसे पहले तो अवॉइडेंस है कि हम लोग बचें एलर्जी से, जो चीज़ें हमें एलर्जी कॉज करवा रही हैं हम उनसे बचें, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी हमारे था फार्माकोथेरेपी। आइए थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका जो फार्माकोलॉजी सेक्शन है वो ज़रा मजबूत हो जाए। वंस अ पर्सन हैव एलर्जी द बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जी इज टू प्रिवेंट फ्रॉम दैम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस बाय अवॉइडिंग द एलर्जिक ट्रिगर। वो ये कह रहा है कि अगर किसी शख्स को कोई एलर्जी होती है तो उसको चाहिए कि सबसे पहला इलाज ये है कि वो उस चीज़ से बचे जिससे उसको एलर्जी हो रही है। There are 3 general approaches to treatment of allergic symptoms. बेसिकली 3 जनरल अप्रोचेज ऐसी हैं जिनके जो है वो एलर्जी के इस्तेमाल में, इलाज में यूज़ होती हैं। नंबर 1 इज़ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस होता है बचना। वेयर अ पोलन मार्क्स व्हेन मूविंग द ग्रास और हाउस क्लीनिंग। जब कभी भी आप घर साफ कर रहे हो, जब कभी भी आप बाग में घूम रहे हो, या जब कभी पार्क की सैर को जाएं तो आप मास्क ज़रूर पहन के जाएं ताकि पोलन मार्क्स आपके पोलन जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना हो सके। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑन विंडी डेज। अच्छा, सुबह सुबह के टाइम जो है मॉर्निंग में आप घर से बाहर ना निकलें ताकि जब सुबह सुबह पोलन्स पूरे फैल रहे होते हैं तो आपको वो इफ़ेक्ट ना कर सकें। और दूसरा, जब भी हवा चल रही हो तो वो फूलों से पोलन्स को उड़ा के ले जाती है अपने साथ, तो फिर तब भी हमें बचना चाहिए, घर में रहना चाहिए। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड एलर्जीज और फूड लेबल्स। जब जिस किसी को भी किसी फूड, ख़ास फूड से एलर्जी है तो उसको चाहिए वो कोई भी फूड खाने से पहले उसको एक बार कंटेंट्स देख ले कि इस चीज़ के अंदर है क्या क्या। दाना हाथ अगर वो चीज़ हुई जिससे आपको एलर्जी है तो फिर आपको वो फूड नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप बचते रहें।
कीप विंडो एंड डोर क्लोज ड्यूरिंग हैवी पोलिनेशन सीजन, और जब कभी भी ये पोलन बहार का मौसम आएगा आपको अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद रखनी चाहिए। यूज़ द एयर कंडीशन इन द हाउस एंड कार, घर हो या आपकी गाड़ी हो उसमें एयर कंडीशनर ज़रूर लगाएं। डोंट अलो डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल इन द हाउस, जो जानवर डेंडर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनके डेंडर्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, उन जानवर्स को घरों के अंदर ना पालें। चेंज फीदर पिलो वुलन ब्लैंकेट एंड क्लॉथिंग टू कॉटन। अच्छा, जो जो वुलन के आपके पास मटेरियल है घर में, चादरें हैं, पिलोज हैं, पर्दे वगैरह हैं, उनको कॉटन के साथ एक्सचेंज करवा दें, क्योंकि जो वुलन है उससे एलर्जी हो जाती है। एनक्लोज मैट्रेसेस एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ, और जो पिलोज हैं आपके, उसके अलावा जो मैट्रेसेस वगैरह हैं, इनको चादर से पहले इनके ऊपर अच्छे से आप क्या करें, एक प्लास्टिक शीट चढ़ा दें। वॉश शीट्स मैट्रेसेस एंड ब्लैंकेट वीकली इन हॉट वाटर, अपनी शीट्स को, ब्लैंकेट्स को, अपने मैट्रेसेस को हर हफ्ते वीकली बेसिस पे उसको धोया करें। रिमूव कारपेट्स को अपने घरों से हटा दें। कारपेट्स जो है वो घरों में एलर्जी कॉज करवाते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां करवाते हैं। फिर आता है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी ये है कि आप दवाइयों की सूरत में कैसे इलाज कर सकते हैं। मेडिकेशन, व्हेन अवॉइडेंस और कंट्रोल ऑफ एन एलर्जन इज नॉट पॉसिबल, मेडिकेशन कैन बी गिवन। जब आप बचत नहीं कर सकते, मतलब पोलन जिससे आपको एलर्जी हो रही है उससे नहीं बच सकते, तो फिर दवाई देनी पड़ेगी। दवाई कौन सी है? नंबर 1 क्लास है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन वो वाली ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हिस्टामिन प्रोड्यूस होते हैं इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजन। एंटीजन्स के होने की वजह से जो हिस्टामिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो सिम्टम्स कॉज करवाते हैं, उन हिस्टामिन्स को ब्लॉक कर दिया जाए, उन हिस्टामिन्स को अपना काम ना करने दिया जाए। इसमें है डाइफेनहाइड्रामीन और क्लोरमफेनिरामीन, ये दो जो है ये इसमें मौजूद हैं, ये ड्रग्स। और जो न्यू सेकंड जनरेशन है एंटीहिस्टामिन्स की, वो है सिट्राजिन जिसमें रिजिक्स आती है, फैक्सोफिनाडिन जिसमें फैक्सिड आती है, लोरेटाडीन जिसमें एंटियाल आती है, ठीक है जी, एस्टेलिन भी है। तो ये वाली कुछ ड्रग्स थी एंटीहिस्टामिन की। अब है ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, मोंटिलोकास एंटी ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन। ल्यूकोट्राइन आर केमिकल रिलीज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलर्जिकल इम्यून सेल्स एंड मे कॉज एलर्जी सिम्टम्स। तो ल्यूकोट्राइन जो भी, ये भी एक सिम्टम्स प्रोड्यूसर है, तो ल्यूकोट्राइन्स को भी हम लोग क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। अच्छा, ये तो पहली हमारी अवॉइडेंस होगी, सेकेंडली हमारी मेडिसिन होगी। अगर अवॉइडेंस और मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता तो थर्ड फिर हम लोग क्या करेंगे, इम्यूनोथेरेपी। थर्ड क्या है, इम्यूनोथेरेपी। व्हेन अवॉइडेंस एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स एंड मेडिकेशन फेल टू कंट्रोल एलर्जी सिम्टम्स, द डॉक्टर मे सजेस्ट एलर्जी इम्यूनोथेरेपी। Immunotherapy involves the injection of allergen extract to desensitize the person. इम्यूनोथेरेपी क्या होती है कि बेसिकली ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर से इंजेक्शन लगा के और जो एंटीजन है उसको डिसेंसिटाइज कर देता है, बॉडी को उसके खिलाफ रिएक्ट नहीं करने देता। ड्यूरेशन, टिपिकली द ट्रीटमेंट बिगिन विद इंजेक्शन ऑफ सोल्यूशन of allergen given 1 to 5 times a week with the strength gradually increasing. It usually takes about 3 to 4 years for the patient to be free of symptoms. तो इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन लगाया जाता है 1 to 5 times a week, 1 से 5 बार एक हफ्ते में, और फिर उससे क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उस एलर्जन के खिलाफ रिएक्ट करना बंद कर देती है, ठीक है जी। और इससे क्या होगा कि नॉर्मली 3 से 4 साल में बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारा एक कंप्लीट हाइपर सेंसिटिविटी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 7 क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो जो है, क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली ये एक टेक्निक है, किस चीज़ की, सेपरेशन की एक टेक्निक है। आइए इसको पढ़ते हैं।
Chromatography is a process of chemistry in which mixture of different compound is separated on the basis of their relative polarity difference. क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है केमिस्ट्री का, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ऐसा प्रोसेस है इन विच मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जिसमें एक मिक्सचर या एक सोल्यूशन जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड मौजूद हों, इज़ सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी, उनको अलग अलग किया जाता है तमाम के तमाम कंपाउंड्स को, किस बेसिस पे, उनकी पोलैरिटी की बेसिस पे, उनके पोलर होने की बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या हुई, ये केमिस्ट्री का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से एक सोल्यूशन में जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स मिक्स हुए होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़र्क है? द कंपाउंड आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सोलबिलिटी। जब आपकी जो सेपरेशन होगी वो होगी सोलबिलिटी की बेस पे, तो ये होगी एक्सट्रैक्शन। और अगर आपकी सेपरेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, देन इट विल बी अ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, देन इट विल बी अ क्रोमेटोग्राफी। तो ये मैंने आपको एक तो डेफिनेशन बता दी क्रोमेटोग्राफी की, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री that is used to separates the different compound of a solution on the basis of polarity। ठीक है, तो फिर ये उन्होंने बताया कि एक्सट्रैक्शन में और क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़र्क है। एक्सट्रैक्शन जो है वो सोलबिलिटी की बेस पे होती है, क्रोमेटोग्राफी पोलैरिटी की बेस पे होती है। आइए अब देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की कितनी टाइप्स हैं। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है असेंडिंग, नंबर 2 है डिसेंडिंग, नंबर 3 है रेडियल, नंबर 4 है सर्कुलर। आइए इनको पढ़ लेते हैं। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट आर टेंड टू मूव अपवर्ड and the component of mixture are separated on the form of spot। होता क्या है, ये आपका एक चार्ट है, ठीक है जी, ये एक चार्ट होता है। इस चार्ट पे हम क्या करते हैं, हम इस तरह एक लाइन लगाते हैं, एक लाइन लगाने के बाद यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो हमने कंपाउंड सेपरेट करना होता है उसका यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, एक ड्रॉप गिरा देते हैं। फिर इस पेपर को, ये जो हमारे पास पेपर है जिसके ऊपर हमने लाइन लगाई और एक डॉट लगा दिया, इसको हम इतना इतना सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, ये सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, ठीक है जी। अच्छा, जब यहां से मूव करेगा, यहां से मूव करेगा, यहां से भी मूव करेगा, तो ये जो ड्रॉप होगा ना, इसको अपने साथ लेके जाना शुरू कर देगा, इसको अपने साथ मूव करवाएगा। अच्छा, जो जितना मिक्स हुआ होगा, जो जितनी जिसकी पोलैरिटी होगी वो उस बेसिस पे मूव करता जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ तक मूव करेंगे, कुछ यहाँ तक मूव करेंगे, कुछ यहाँ तक मूव करेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह मूव करते जाएंगे और एक स्पॉट धब्बा सा लगता जाएगा। उस धब्बे के मुताबिक हमें पता चलेगा कितने केमिकल्स थे और उनकी पोलैरिटी क्या है। ये है असेंडिंग। ऊपर की तरफ जब मूवमेंट होगी तो और सेपरेशन होगी और स्पॉट्स बनेंगे, उसको बोलेंगे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में ये होगा कि हमने ये जो सोल्यूशन नीचे की तरफ रखा है ना, ये सोल्यूशन ऊपर की तरफ होगा, हमारा सोल्यूशन ऊपर की तरफ होगा और जो मूवमेंट होगी ना हमारी वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे,
ठीक है जी, यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ से सॉल्यूशन मूव करेगा नीचे की तरफ, इसको डिसेंडिंग बोलेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आ गया सर्कुलर फॉर्म। अच्छा, सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, ये दो फॉर्म से इकट्ठी समझाता हूं आपको। एक है सर्कुलर फॉर्म, सेकंड है रेडियल फॉर्म। अच्छा, इनमें क्या करते हैं हम, सेंटर में एक दायरा बनाते हैं, सेंटर में एक दायरा बनाने के बाद सेंटर में, दायरे के भी सेंटर में हम लोग एक ड्रॉप गिरा देते हैं, दायरे के सेंटर में भी हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप गिरा देते हैं, फिर उसके ऊपर सॉल्वेंट गिराते हैं, कोई भी ना कोई भी सॉल्यूशन गिराते हैं इसके ऊपर जो हमने सेपरेट करना होता है। फिर क्या होता है कि इस ड्रॉप को लेकर वो सॉल्यूशन मूव करता है चारों तरफ। ठीक है जी, और जहाँ पर जाके सॉल्वेंट अलग होता है वहाँ एक रिंग बन जाता है, फिर एक रिंग बन जाता है, फिर एक रिंग बन जाता है। तो जितने सॉल्यूशन, जितने कंपाउंड्स होंगे उतने रिंग्स बनते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर। लेकिन जो रेडियल होता है उसमें भी हम लोग एक दायरा लगाते हैं, सेंटर में हम क्या करते हैं, कंपाउंड का ड्रॉप गिरा देते हैं और वो भी मूव करता है सब तरफ, लेकिन वो रिंग नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, वो आर्क बनाता है इस तरह। ठीक है जी, इस तरह आर्क बनाता है। इस तरह क्या बनाता है, आर्क। तो ये हमारे चार हो गई, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल। आइए अब इनको पढ़ लेते हैं। इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट एंड द टेंट सॉल्वेंट आर टेंड टू मूव अपवर्ड एंड द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट। तो वो जो मैंने आपको पहली पिक्चर बना के दिखाई थी कि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करता है, जो डॉट होता है उसको भी साथ लेके जाता है ऊपर जहां तक वो मूव कर सकेगा, उसके बाद वहां पर ड्रॉप स्पॉट बन जाता है, एक धब्बा सा बन जाता है। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट टेंड टू मूव डाउनवर्ड, ऊपर से सॉल्वेंट नीचे की तरफ मूव करेगा, और द कंपाउंड ऑफ सेपरेशन सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट, और वो फिर जहां पर आके कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा वहां पर एक स्पॉट, धब्बा बन जाएगा। नेक्स्ट है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट टेंड टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म एंड द डिफरेंट कंपाउंड ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो ये सर्कुलर फॉर्म है, इसमें क्या होगा, सेंटर में हम एक धब्बा लगा दें, सेंटर में हम एक ड्रॉप गिरा देंगे, और ड्रॉप के ऊपर जब सॉल्वेंट गिराएंगे सॉल्वेंट चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। जब ये सॉल्वेंट चारों तरफ फैलेगा तो फिर जहां पर जाके कंपाउंड अलग होगा वहां पर एक सर्कल रिंग बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है लास्ट रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट और मोबाइल फेज टेंड टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म एंड द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आर्च। और ये वाली जो है ये रेडियल क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि पेपर के बिल्कुल सेंटर में एक ड्रॉप गिराया जाता है, उस ड्रॉप के ऊपर सॉल्वेंट गिराया जाता है, वो सॉल्वेंट उस ड्रॉप को लेके चारों तरफ फैल जाता है, जहां पे जाके कंपाउंड अलग होता है वहां पर एक आर्च, एक कुमान की तरह बन जाती है, एक फिगर बन जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारी चारों की चारों जो है वो क्रोमेटोग्राफीज की डेफिनेशन, उसकी तारीफ हो गई, उसकी इंट्रोडक्शन हो गई। इसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ लें। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर यहाँ पर वो जो पेपर वाला था उसमें हमने क्या करना है, ये पेपर है, पेपर के हमने एक सेंटर में ड्रॉप लगाना है और नीचे इसको सॉल्वेंट में डिप कर देना है। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट एक बीकर के अंदर होगा, तो ये इतना इतना सॉल्वेंट फैला हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, ये इतना सा डिप है हमारा 1 इंच या 1 सेंटीमीटर, हमारा पेपर सॉल्वेंट के अंदर डिप है,
अच्छा, सॉल्वेंट मूव करेगा साथ इस ड्रॉप को भी लेके जाएगा। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट है इसको क्या कहते हैं, इस ड्रॉप को क्या कहते हैं, आइए पढ़िए, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो हमारा ये जो पेपर यूज हो रहा है इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज, और नीचे जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है हमारा उसको हम बोलेंगे मोबाइल फेज। ठीक है जी, आइए अब इनको पढ़ते हैं। दिस फेज इज अ कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर दैट इज नॉन मोबाइल और फिक्स्ड इज नॉन एज स्टेशनरी फेज। हमारा ये जो पेपर है ये फिक्स है, ये हिलता नहीं है, इसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज यूज इन क्रोमेटोग्राफी आर, क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो जो स्टेशनरी फेजेस यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, पेपर सबसे पहले, दूसरा टाक, तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, चौथा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और लास्ट पे है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। अच्छा, हमारे मोबाइल फेज क्या होंगे, दिस फेज इज द कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर विच हैज अबिलिटी टू मूव, विच हैज अबिलिटी टू मूव फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट यूज इन द प्रॉपर क्रोमेटोग्राफी। और ये वाला सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमने पेपर को डिप किया हुआ है, डुबोया हुआ है, ये सॉल्वेंट क्योंकि मूव करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे मोबाइल फेज, क्योंकि ये मूव करता रहता है, मोबाइल फेज है। द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल फेज इन यूज क्रोमेटोग्राफी आर पेट्रोलियम ईथर, जो बहुत ज़्यादा हमारे मोबाइल फेज यूज होते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर, वो है पेट्रोलियम ईथर, प्रोपानोल, इथानोल, एसीटोन। नंबर 1 प्रोपानोल, नंबर 2 इथानोल, नंबर 3 एसीटोन, नंबर 4 पेट्रोलियम ईथर। फिर आ गया व्हाट इज आरएफ वैल्यू, व्हाट इज आरएफ वैल्यू, आरएफ वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेज। ठीक है जी, तो आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। मतलब ये है आपका मोबाइल फेज, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और ये है आपका कंपोनेंट या आपका सब्सटेंस। तो जितना सफ़र ये सब्सटेंस करता है उसको डिवाइड कर दें, जितना सफ़र ये सॉल्वेंट करेगा उसके साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू। ये कुछ टर्म्स हो गई जो मैंने आपको बताई। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, रेडियल और सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। उसके बाद आपको बताया स्टेशनरी फेज क्या होता है, उसके बाद मोबाइल फेज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आरएफ वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी, आरएफ वैल्यू। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया क्रोमेटोग्राफी का। आइए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे। नंबर 1 पेपर क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, नंबर 3 कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम पीसी भी कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम टीएलसी भी कहते हैं, और जो लास्ट पे है कॉलम क्रोमेटोग्राफी उसको सीसी भी कहते हैं। ठीक है जी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इट इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ द टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री in which different compound of mixture are separated by using chromatographic technique. In this type of chromatographic technique, those mixture are easily separated that have color pigment. तो ये हुआ कि जो पीसी है क्रोमेटोग्राफी, पीसी पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या करते हैं हम लोग,
बेसिकली क्रोमेटोग्राफी है ना, तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है किसकी, केमिस्ट्री की। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ केमिस्ट्री दैट सेपरेटेड द डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। और ये एक पेपर होता है हमारे पास, उस पेपर को इस टेक्निक में यूज़ करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी को। उस पेपर की वजह से ही इस क्रोमेटोग्राफी को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और होता क्या है इसमें कि हम लोग जो कंपाउंड्स कलर पिगमेंट वाले होते हैं ना, उनके लिए ये क्रोमेटोग्राफी बेस्ट है, ठीक है जी। आगे इसमें फिर स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और प्रोसीजर का हम सारा पढ़ लेते हैं। स्टेशनरी फेज ये होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारा जो पेपर होगा वो हमारा स्टेशनरी फेज के तौर पर इस्तेमाल होगा। मोबाइल फेज मोस्टली इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और देयर मिक्सचर इज यूज एज अ मोबाइल फेज। ज़्यादातर इथेनॉल, वाटर या एसीटोन्स वगैरह जो हैं उनका मिक्सचर हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, मोबाइल फेज में। प्रोसीजर्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्रोसीजर्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ वी विल टेक क्रोमेटोग्राफिक पेपर, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप एक पेपर को लेंगे एंड कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, और उसको वैसा काट लें जैसी क्रोमेटोग्राफी आप करना चाहते हैं। असेंडिंग करना चाहते हैं, डिसेंडिंग करना चाहते हैं, रेडियल करना चाहते हैं, सर्कुलर करना चाहते हैं, जोन सी क्रोमेटोग्राफी आप करना चाहते हैं, पेपर को उस मुताबिक काट लें। In case of ascending, line has been drawn on the bottom side, and in the case of descending, the line is drawn on the upper side of the paper. The line is called baseline. The distance of the baseline from the front edge is the 2.5 centimeter. वही बात कर रहे हैं, पहले हम एक पेपर लेंगे। अगर तो हमने असेंडिंग करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली क्रोमेटोग्राफी करनी है, तो फिर हम इसके नीचे की तरफ एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको बताई थी, एक लाइन लगानी है, उसके दरमियान में ड्रॉप लगाना है। तो नीचे की तरफ हम लोग एक लाइन लगाएंगे जो कि 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द पेपर अप होगी। अगर हम डिसेंडिंग कर रहे हैं तो ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन लगा देंगे हम, ठीक है, उसको बोलेंगे बेस लाइन। द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ बेस लाइन, द पेपर इज अप्लाइड इन टू द मोबाइल फेज इन आ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। तो वो ये कह रहा है कि जो सैंपल है उसको हम अप्लाई कर देंगे कहाँ पर, बेस लाइन के सेंटर में। मैंने आपको बताया था कि जो बेस लाइन लगाई जाएगी, ठीक है, ये पेपर है ना, हम अगर असेंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ हम बेस लाइन बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर के बाद, और उसके सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, अपना ड्रॉप गिरा देंगे सैंपल का। उसके बाद क्या करेंगे, पेपर लिया, उसको कट किया, बेस लाइन बनाई, बेस लाइन बना के सैंपल गिरा दिया। अब इसको फिर स्टेशनरी फेज के अंदर डिप कर देंगे, स्टेशनरी फेज कह रहा हूँ, सॉरी, सॉल्वेंट के अंदर, मोबाइल फेज के अंदर डिप कर देंगे। इस पेपर को मोबाइल फेज के अंदर थोड़ा सा डबो देंगे, फिर क्या होगा कि सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। The sample is applied in the center of the baseline and the paper is applied into the mobile phase in chromatographic tank. होता ये है कि सैंपल हम लोग लगाते हैं बेसलाइन के ऊपर और पेपर को डुबो देते हैं टैंक के अंदर, और एक ख़ास वक्त के बाद जो कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विल सेपरेट, फाइनली RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। और जब ये मोबाइल फेज सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर जहाँ जहाँ जाके ड्रॉप्स, स्पॉट्स बनेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और जितना ये सॉल्वेंट मूव करेगा उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारी RF वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इन केस ऑफ सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड द थ्रेड हैज बीन passed in through the center of the mobile phase will move under the capillary action and component of sample will separate in the form of a ring. Finally RF value will be calculated of all the component. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग सर्कुलर बिल्फर्स कर रहे हैं तो उसके सेंटर में हम बनाएंगे एक लाइन, इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, ड्रॉप को गिरा देंगे, यहाँ से सॉल्वेंट का उस जो सर्कल के अंदर सेंटर में ड्रॉप गिराएंगे सॉल्वेंट का, जो कि मूव करेगा और इसको भी लेके मूव करेगा, जहाँ पर जाके ये स्पॉट करेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइडेड बाय कंप्लीट नंबर ऑफ सॉल्वेंट दैट ट्रेवल।
In case of radial chromatography, the sample is the product of the center and the likewise dip in the mobile phase and the component of the sample will show finally the RF value of the component is included. तो वो ये कह रहा है कि अगर हम रेडियल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वही कि हम लोग एक रेडियल के मुताबिक पेपर को काटेंगे, फिर उसके सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फेस को डिप कर देंगे और फिर ये एक आर्क नुमा बन जाएगा। नीचे आप पिक्चर देख रहे होंगे कि एक बॉक्स बना हुआ है शीशे का, उस शीशे के अंदर एक रॉड लगा हुआ है, उस रॉड के साथ एक क्लिपर है, क्लिपर ने पेपर को पकड़ा हुआ है। अच्छा, पेपर जो है वो थोड़ा सा सॉल्वेंट नीचे जो मौजूद है मोबाइल फेस उसमें डिप है, उसके थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के बाद बेस लाइन बनी होगी और वहाँ पर क्या होगा, ड्रॉपर होगा हमारे कंपोनेंट का। ठीक है जी, ये सारे का सारा क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम है। इसके बाद आता है स्टाइल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टाइल कितने होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के? नंबर 1 असेंडिंग स्टाइल, नीचे से ऊपर जाने वाला। नंबर 2 डिसेंडिंग स्टाइल, ऊपर से नीचे आने वाला। नंबर 3 है सर्कुलर स्टाइल, सर्कुलर स्टाइल में रिंग्स वगैरह बनते हैं। ठीक है जी। और नंबर 4 पे है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। नंबर 4 पे क्या है, और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अगर आप नंबर 1 पे आए असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में, तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप के बिल्कुल नीचे वाटर लेवल बना हुआ है, एक निशान लाइन का लगाई हुई है, जहाँ तक पानी है वाटर लेवल है या कुछ भी मोबाइल फेज है। अच्छा, उसके ऊपर बेस लाइन बना के उसके ऊपर क्या किया हुआ है, बेस लाइन के सेंटर में उन्होंने वो लगा दी है, एक ड्रॉप गिरा दिया किसका, कंपोनेंट का, सब जिसको सेपरेट करना है। उसके बाद क्या होता है कि ये मूव करता है, वाटर लेवल वहाँ तक जाता है और नीचे धब्बा बन जाता है, और एट द एंड पता चलता है वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर चला गया है और जो कंपोनेंट लेवल था वो नीचे रह गया। तो फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आता है एंटी सिफोन रॉड लगे हुए हैं, ये डिसेंडिंग है, ऊपर की तरफ से जो है ना सॉल्वेंट वो अटैच है और सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। सर्कुलर में अगर हम देखें तो बड़ी प्यारी तस्वीर बना के उन्होंने आपको बताया है, ड्रॉप ऑफ द सॉल्वेंट इन द सेंटर, फिर एक बेस एक क्या बनेगा, एक हम इंक स्पॉट डालेंगे और उससे क्या होगा, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। फिर आता है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अब आगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ एपीआईज। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ये टेक्निक किस लिए यूज़ होती है, ताकि हम मुख्तलिफ किस्म के एपीआईज को डिटेक्ट कर सकें, उनको सेपरेट कर सकें। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड द इवेपोरेशन पावर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। और ये ही बताती है क्रोमेटोग्राफी कि आपकी कोई भी चीज़ कितनी वो पावरफुल है इवेपोरेशन के लिहाज से, कितनी वो पावरफुल है पोलैरिटी के लिहाज से। इट इज़ यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, इट इज़ यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, ये पॉइजन की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होती है। इट इज़ यूज इन द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, ये डिफरेंट मेडिसिन के एनालिसिस में भी यूज़ होती है। इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, तो बॉडी टिश्यूज़ को सेपरेट करने में भी ये यूज़ होती है। इट इज़ यूज इन फोरेंसिक मेडिसिन फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, और ये फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब आ गया आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू आपने पीछे भी पढ़ा, दोबारा पढ़ लेते हैं। आरएफ वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेज। तो आपका जो मोबाइल फेज है, आपका सॉल्वेंट फेज है, वो कितना मूव कर रहा है और आपका जो कोई भी सब्सटेंस कितना कवर करता है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आरएफ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नीचे डायग्राम से उन्होंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर। TLC क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि सेपरेट मिक्सचर्स बनाती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म ऑन अ शीट ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉइल।
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है TLC, ये एक ऐसी टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की जिसमें मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म ऑन द शीट ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉइल। और ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये किसी पेपर के ऊपर नहीं बल्कि किसी एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर, किसी शीशे के ऊपर इसको परफॉर्म करते हैं, विच इज़ कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूजली सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और वो जो एल्युमिनियम का या शीशे की जो शीट होती है उसके ऊपर सिलिका जेल या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक तह लगी हुई होती है एब्जॉर्बेंट की। इसमें स्टेशनरी फेज, देयर लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट नोन एज स्टेशनरी फेज। और वो जो हमने शीशे के ऊपर या एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर चढ़ाई है सिलिका जेल की, तो वो क्या करेगी, वो स्टेशनरी फेज के तौर पर काम करेगी। मोबाइल फेज, मोस्टली इथेनॉल, वाटर, एसीटोन और देयर मिक्सचर इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। और ऐसे TLC में बाज़ एथेनॉल, वाटर, एसीटोन और दीगर चीज़ें मिलती हैं। अब आइए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक स्पेशल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक शीट कोटेड विद एब्जॉर्बेंट, कट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। वो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो आप क्या करें कि वो वाली शीट लें जिसके ऊपर आपने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है, ग्लास की, एल्युमिनियम की या प्लास्टिक की, वो शीट लें। फिर उसके ऊपर थिन लेयर सिलिका जेल की या एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर चढ़ा दें और फिर उस शीट को काट लें जैसी क्रोमेटोग्राफी आप करना चाहते हैं। असेंडिंग करना चाह रहे हैं, डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं, रेडियल करना चाह रहे हैं या फिर सर्कुलर करना चाह रहे हैं। In case of ascending, a line has been drawn on the bottom side, and in the case of descending, the line is drawn on the upper side of chromatographic paper. In case of ascending, a line has been drawn on the bottom side. In case of ascending, ऊपर की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉटम पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। एंड इन केस ऑफ डिसेंडिंग द लाइन इज ड्रॉन ऑन द अपर साइड। जब ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे क्रोमेटोग्राफी तो ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे बॉटम लाइन बोलेंगे। द लाइन इज द बेस लाइन बोलेंगे उसे। द डिस्टेंस ऑफ द बेस लाइन इज द फाइनल 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल वही बात जो पहले भी की गई है, अगर नीचे की तरफ अगर असेंडिंग कर रहे हैं तो नीचे की तरफ एक लाइन लगाएंगे तो 2.5 सेंटीमीटर होगी अपने बॉर्डर से ऊपर और उसको बेस लाइन बोला जाएगा। द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ द बेस लाइन। और उस बेस लाइन के सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को ड्रॉप कर देंगे। एंड शीट इज अप्लाइड इनटू मोबाइल फेज इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। और एक शीट जो है उसके ऊपर मोबाइल फेज जो है वो अप्लाइड करेंगे क्रोमेटोग्राफिक टैंक के ऊपर। आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम द कंपोनेंट ऑफ सैंपल विल सेपरेट एंड फाइनली RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। और फिर क्या होगा कि जब हमने उस शीट को टैंक के अंदर रख दिया, उस शीट को टैंक के अंदर रख दिया, तो फिर जो हमारा मोबाइल फेज है सॉल्वेंट वो मूव करेगा उस प्लास्टिक शीट के ऊपर जो तह लगी हुई है उस तह के अंदर से मूव करेगा। और वो जो बेस लाइन बनी हुई है 2.5 वहाँ जो कंपाउंड मौजूद है मोबाइल फेज उन कंपाउंड को भी अपने साथ लेकर ट्रेवल करेगा। एक खास वक्त के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम द कंपोनेंट ऑफ सैंपल विल सेपरेट एंड फाइनली RF वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। हम लोग क्या करेंगे, खास वक्त के बाद जितनी जो ट्रैवलिंग हुई है हमारे मोबाइल फेस की या फिर हमारे कंपोनेंट्स की, उनके डिस्टेंस को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और फिर RF वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इन केस ऑफ सर्कुलर रेडियल क्रोमेटोग्राफी सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड द थ्रेड वाज बीन पास इन थ्रू द सेंटर। द मोबाइल फेस विल मूव अंडर द कैपिलरी एक्शन and component of sample will separate in the form of a ring. Finally RF value of the component is calculated. तो अगर हम सर्कुलर वाली क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो हम लोग शीट को उस मुताबिक काटेंगे, फिर उसका जो ड्रॉप है वो बिल्कुल सेंटर में गिराया जाएगा। फिर सेंटर में गिराने के बाद उसके ऊपर जब मोबाइल फेज आएगा वो मूव करेगा तो रिंग के तौर पर आपके कंपोनेंट के निशानात बनेंगे जिसको आप लोग देखेंगे सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया, मोबाइल फेज ने कितना ट्रैवल किया या फिर कंपोनेंट ने कितना ट्रैवल किया, उनको आपस में कैलकुलेट करके आप RF वैल्यू को निकालेंगे। इसी तरह इन केस ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी क्या होता है, सेंटर जो सैंपल होता है उसको हम लोग अप्लाइड अक्रॉस द सेंटर, उसको पूरे सेंटर में अप्लाई कर देते हैं।
एंड लाइकवाइज डिप्ड इन द मोबाइल फेज, उसको भी मोबाइल फेज में डिप कर देते हैं। कंपोनेंट द सैंपल विल सेपरेट और फॉर्म द आरएफ वैल्यू। और टीएलसी की 4 टाइप्स होती हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन क्या होती है टीएलसी की? डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोनेंट अ प्लॉट कंटेन, मतलब अगर हमने एक सैंपल लिया है प्लांट से, मतलब एक प्लांट था, उसका हमने पत्तों का अर्क निकाला है, वो हमारे पास एक सैंपल आ गया। अब हमें पता चलेगा क्रोमेटोग्राफी के कि उस सैंपल के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। मॉनिटरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन, हम ये भी देख सकते हैं टीएलसी के ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एनालाइजिंग सेरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स और सेरामाइड्स को एनालाइज करेंगे। डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन सेक्शन एंड फूड एंड वाटर, फूड के अंदर और वाटर के अंदर हम देख सकेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स मौजूद है कि नहीं। एनालाइजिंग द डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर एंड फोरेंसिक साइंस, और फोरेंसिक साइंस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? डाई कंपोजिशन के लिए। आइडेंटिफाइंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द गिवन सब्सटेंस, तो ये जो कंपाउंड है इनको इसलिए करते हैं आइडेंटिफाई ताकि हमें पता चल के कौन कौन से सब्सटेंस है। एसिंग द रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है उसके जो ऐसे हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए भी क्या करते हैं? टीएलसी परफॉर्म करते हैं। फिर आ जाता है आरएफ वैल्यू, वही आरएफ वैल्यू जो पहले भी हमने देख ली है कि एक सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया मोबाइल फेज ने, और दूसरा कंपोनेंट ने कितना ट्रैवल किया। इसको डिवाइड कर देंगे, आपस में कैलकुलेट कर लेंगे तो आरएफ वैल्यू आ जाएगी। और हमारी लास्ट पे है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लास्ट पे क्या है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज द केमिस्ट्री इज द मेथड column chromatography in the chemistry is the method used to purify individual chemical compound from mixture of compound if it is found used for preparative application on scales from microgram up to kilogram। तो वो ये कह रहे हैं कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है इसको सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ प्यूरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर कितने किस्म के कंपाउंड्स मौजूद, एक सोल्यूशन के अंदर कितने कंपाउंड्स मौजूद हैं, ये चेक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। द स्टेशनरी फेज और एड्जॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ सॉलिड। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें जो स्टेशनरी फेज जो होता है ना वो क्या होता है? सॉलिड होता है, वो सॉलिड होता है। द मोस्ट कॉमन स्टेशनरी फेज फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिलिका जेल। इसमें भी जो मेन हमारा मोबाइल फेज होता है वो सिलिका जेल होती है। मोबाइल फेज क्या होता है हमारा इसमें? सॉरी स्टेशन मोबाइल फेज हमारा होता है इथानॉल, वाटर या एसीटोन, वही जो नॉर्मली होते हैं इथानॉल, एसीटोन या वाटर। होगा क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी में? ये एक पिक्चर बनी हुई है, स्टॉप कॉक नीचे सबसे होगा ताकि नीचे से बंद रहे, कोई चीज़ बह ना सके। कॉटन टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ सिलिका जेल, उस स्टॉप कॉक के ऊपर जो सिलिका वो कॉटन भी मौजूद होगा। फिर कॉलम सिलिका जेल होगी पूरी की पूरी। सॉल्वेंट बल्ब, सॉल्वेंट लेवल, फिर एक सॉल्वेंट लेवल भी होगा ख़ास किस्म का। ग्राउंड ग्लास जॉइंट, ग्राउंड ग्लास जॉइंट ऊपर की तरफ होगा। आइए प्रोसीजर पढ़ते हैं, प्रोसीजर में क्या होगा। द क्लासिकल प्रेपरेटिव क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज अ ग्लास ट्यूब विद अ डायमीटर फ्रॉम 50 mm टू हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर विद अ टैप एट द बॉटम। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा कॉलम लेंगे, ग्लास ट्यूब लेंगे जिसका डायमीटर 50 mm होगा और जिसकी जो हाइट होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। एक ऐसा ट्यूब होगी हमारे पास जिसकी जो विड्थ है वो 50 मिलीमीटर होगी और जिसकी जो हाइट है वो 1 मीटर तक होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे? द स्टेशनरी फेज इज अ पाउडर अब्जॉर्बेंट विच इज प्लेस इन द वर्टिकल ग्लास कॉलम, द मिक्सचर टू बी एनालाइज इन द लोडेड ऑन द टॉप ऑफ दिस बर्ड। फिर क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग जो है ना अपना स्टेशनरी फेज सिलिका जेल डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे? सिलिका जेल इसमें डाल देंगे।
द मोबाइल फेज इज अ सॉल्वेंट पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द लोडेड वॉल्यूम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये लिया एक ट्यूब, इसके अंदर हमने सिलिका जेल जो कि हमारा स्टेशनरी फेज है वो डाल दिया। फिर मोबाइल फेज जो है हमारा सॉल्वेंट वो इसके अंदर हम डाल देंगे, टॉप से ऊपर से हम लोग क्या करेंगे मोबाइल फेज में डाल देंगे। द सॉल्वेंट फ्लो डाउन द कॉलम, ऊपर से कॉलम नीचे की तरफ फ्लो करेगा, कॉजिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या करेगा कि जो कंपोनेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिटवीन द पाउडर, एड्सॉर्बेंट एंड द सॉल्वेंट। और जो हमारे कंपोनेंट होंगे इसके अंदर उनको सेपरेट कर देगा, किस किस को, जो एड्सॉर्बेंट हैं, जो पाउडर हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको सेपरेट कर देगा। separating the component of the mixture so that as the solvent flow out of the bottom of the column, some component elute with the early collection and other component elute with the late fraction। वो ये कह रहा है कि होगा क्या कि जो सॉल्वेंट कंपाउंड्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। जो पहले बाहर निकलता जाएगा, फिर निकलेगा, तो इस तरह सेपरेशन होती जाएगी। नीचे फिगर्स भी बनाई हुई है। नंबर 1 में अगर आप देखें तो पहले सिलिका जेल थी, सिलिका जेल के अंदर सब सॉल्वेंट डाला तो वो जो पूरे का पूरा मिक्सचर था वो एक ही जगह पे था। नंबर 2 में आप देखें ए ऊपर चला गया, बी और सी सेपरेट हो गया। नंबर 3 में देखेंगे ए बी सी तीनों सेपरेट हो चुके हैं। इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें, इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन एक ड्रग है, उसकी सेपरेशन में ये इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन की एनालिसिस के लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इट इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन, पानी की प्योरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़, और डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ की सेपरेशन के लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल होती है। तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर नंबर 7 क्रोमेटोग्राफी ख़त्म। सबसे पहले आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी हमने क्या पढ़ा, ये केमिस्ट्री की एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ठीक है जी। फिर इसमें हमने पढ़ा कि इसकी 4 टेक्निक्स होती हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर, रेडियल। फिर इसके 2 फेजेस होते हैं, मोबाइल और स्टेशनरी फेज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आरएफ वैल्यू क्या होती है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी 3 है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इन तीनों को हमने आज इनका पढ़ा, फिर इनकी एप्लीकेशंस को भी पढ़ा। तो इसमें कुछ भी ना समझ आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या मुझे ईमेल करके। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। क्रोमेटोग्राफी एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, और फार्माकोग्नोसी में और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसको फिर जब आप ज़रूर पढ़ेंगे, याद करेंगे, और पेपर्स में भी लाजिम एक क्रोमेटोग्राफी वो ज़रूर देते हैं। ठीक है। तो आपका फार्माकोग्नोसी का जो लेक्चर है वो आज इतना ही है। चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।